वेलकम टू एडुटैप। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज पे। इसमें हम दो वीडियोस बनाएंगे। ये हमारा पहला वीडियो है टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज पे और इसके बाद दूसरा वीडियो आप देख पाएंगे। तो पहले वीडियो में आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम बेसिकली कुछ स्ट्रैटेजीज और कुछ टेक्निक्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर यूज कर सकते हैं और जिनसे बच्चे अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रैटेजीज या टेक्निक्स डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहूंगा कि बिहेवियरिस्ट और कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोचेस क्या होती हैं। पहले जो लर्निंग की टेक्निक थी या लर्निंग के लिए जो अप्रोच थी वो बिहेवियरिस्टिक अप्रोच थी, लेकिन धीरे धीरे ये अप्रोच बिहेवियरिस्टिक से कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की तरफ जा चुकी है और आजकल सारे स्कूल्स में, सारे करिकुलम्स में कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच देखी जा सकती है। तो समझते हैं कि बिहेवियरिस्टिक अप्रोच और कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में क्या फर्क है। बिहेवियरिस्टिक अप्रोच या फिर बिहेवियरिस्ट अप्रोच में बेसिकली ये माना जाता है कि नॉलेज ट्रांसमिट की जाती है, मतलब सारी नॉलेज टीचर के पास है और टीचर नॉलेज ट्रांसमिट करती है स्टूडेंट्स को। बिहेवियरिस्ट अप्रोच में रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। ये माना जाता है कि अगर हम बच्चों को किसी चीज के लिए रिवॉर्ड देंगे तो वो वही चीज करने के लिए और मोटिवेट होंगे और उस चीज को अगली बार और अच्छे से करेंगे। और अगर बच्चों को पनिशमेंट देंगे तो वो चीज जिसके लिए उन्हें पनिशमेंट दी गई थी वो उस चीज को दोबारा नहीं करेंगे। नेक्स्ट है टीचर डिसाइड्स एवरीथिंग। बिहेवियरिस्टिक अप्रोच में टीचर का सेंट्रल रोल होता है। टीचर ही ये डिसाइड करती है कि बच्चों को क्लास में क्या पढ़ाना है, किस टेक्निक से पढ़ाना है और कब पढ़ाना है। लेकिन जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है वो बिहेवियरिस्टिक अप्रोच से बिल्कुल उल्टा है। कंस्ट्रक्टिविस्टिक या फिर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में बेसिकली ये माना जाता है कि जो नॉलेज है वो कंस्ट्रक्ट की जाती है, मतलब नॉलेज टीचर से स्टूडेंट को ट्रांसमिट नहीं की जाती है बल्कि नॉलेज कंस्ट्रक्ट की जाती है। बच्चे खुद ब खुद अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, जोड़ते हैं। इसमें यह माना जाता है कि जो लर्नर है वो मोटिवेटेड कब होता है? जब हम उसे चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए देंगे। हम उसको बाहर गार्डन में ले जाएंगे और उसको बोलेंगे कि वो गार्डन को एक्सप्लोर करे, वो फ्लावर्स को टच करे, ट्रीज को टच करे, उनको फील करे। जब इन चीजों को वो एक्सप्लोर करेगा तब वो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाएगा, क्योंकि इन चीजों के साथ टाइम बिताकर, इन चीजों को टच या फील कर कर उसकी नॉलेज बढ़ेगी, उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में बेसिकली स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग पे ध्यान दिया जाता है। मतलब इसमें स्टूडेंट का सेंट्रल रोल होता है, ना कि टीचर का। स्टूडेंट सेंटर लर्निंग का मतलब है कि बच्चे खुद डिसाइड करते हैं कि वो कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, क्या वो वीडियो देख के पढ़ना चाहते हैं या बाहर गार्डन में जाके पढ़ना चाहते हैं। मतलब बच्चा खुद ही ये डिसाइड करता है कि उसको कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको बिहेवियरिस्टिक और कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के बारे में समझ आ गया है और आपको यह भी पता लग गया होगा कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कैसे बिहेवियरिस्टिक अप्रोच से अच्छी है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में बच्चों को फ्रीडम दी जाती है कि वो जो भी करना चाहें, कैसे भी करना चाहें, खुद चीजों को एक्सप्लोर करें और खुद से सीखें, खुद से अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करें। हम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के कुछ मनोवैज्ञानिकों के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे कि प्याजे और वाइगोत्स्की। इन दोनों ने जो भी अप्रोचेस दी हैं लर्निंग के लिए वो बेसिकली कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के अंडर ही आती हैं। प्याजे ने जैसे कि एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बारे में बताया है, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच से ही जुड़ा हुआ फंडा है। और ऐसे ही वाइगोत्स्की के बारे में हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और स्कैफोल्डिंग के बारे में डिस्कस करते हैं जब भी वाइगोत्स्की का नाम आता है। ये भी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच से ही जुड़े हुए फंडे हैं। अब हमने ये तो समझ लिया है कि जो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम होता है वो बिहेवियरिस्टिक क्लासरूम से अच्छा माना जाता है और आजकल सारे स्कूल्स कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की तरफ जा रहे हैं। पर टीचर का कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में रोल क्या है? टीचर बच्चों की कैसे हेल्प कर सकता है? देखिए, टीचर को कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में बेसिकली एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जो कि स्टिमुलेटिंग, इंटरैक्टिव और एनलाइटनिंग हो, क्योंकि बच्चों ने अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करनी है। लेकिन उस नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए उनको मोटिवेटेड फील होना चाहिए ताकि वो चीजों को एक्सप्लोर करें, टच करें, फील करें। और इसके लिए जो क्लास में एनवायरनमेंट होना चाहिए वो स्टिमुलेटिंग और इंटरैक्टिव होना चाहिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब सपोज कीजिए टीचर क्लास में
ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फंडे को समझाना चाहती है, तो टीचर क्या करेगी, वो बोलेगी कि आप एक ग्रिड पेपर पे या फिर ग्राफ पेपर पे ऐसे बॉक्सेस बनाइए और उनको बोलेगी कि इस बॉक्स के अंदर कितने बॉक्सेस हैं और इस बॉक्स के अंदर कितने बॉक्सेस हैं वो काउंट कीजिए। ऐसे ही एक अलग ग्राफ पेपर पे वो बोलेगी कि आप 7 डब्बों वाला एक ऐसा स्क्वायर बनाइए और काउंट कीजिए कि इसके अंदर टोटल कितने बॉक्सेस हैं। उसके बाद टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकती है कि आप इन डब्बों के बीच में सारे जो स्क्वायर्स हैं उनको काउंट कीजिए, जैसे इसके बीच में 16 होंगे, इसके बीच में 9 होंगे, इसके बीच में 49 होंगे। और फिर वो बोलेगी कि क्या आप कोई रिलेशन बना सकते हैं दो चीजों के बीच में, एक तो जो ये साइड है और टोटल नंबर ऑफ जितने स्क्वायर्स हैं। जैसे कि यहाँ पे एक साइड है, इसमें 4 डब्बे हैं लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 16 है। एक साइड है, इसमें 3 डब्बे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 9 है। एक साइड में 7 डब्बे हैं लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 49 है। तो टीचर बच्चे को यही पूछ रही है कि क्या आप रिलेशन बना सकते हो कि एक साइड में कितने स्क्वायर हैं, ये डब्बे हैं, और टोटल कितने डब्बे हैं। तो बच्चे रिलेशन बना पाएंगे, है ना। बहुत आसान है, क्योंकि एक साइड में जितने स्क्वायर हैं उसका जो स्क्वायर है उतने टोटल डब्बे हैं। कि यहाँ पे 4 हैं, टोटल डब्बे कितने हो गए, 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे एक साइड में 3 स्क्वायर हैं, टोटल कितने डब्बे हो गए, 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पे एक साइड में 7 डब्बे हैं, टोटल कितने डब्बे हो गए, 7 का स्क्वायर 49। तो जब टीचर बच्चों को ये क्वेश्चन पूछेगी, ठीक है, तो बच्चों में बहुत ज्यादा एक मतलब स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट आ जाएगा, एक स्टिमुलेशन आ जाएगी कि वो रिलेशन ढूंढे। और जब वो रिलेशन ढूंढेंगे तो इन सारे पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे और फिर रिलेशन ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे टीचर ने जब पहला क्वेश्चन पूछा था कि आप हर बड़े डब्बे के अंदर छोटे छोटे स्क्वायर्स को ढूंढिए या गिनिए, तो वो एक इंटरेक्टिव चीज थी कि टीचर ने बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया, बच्चों ने शायद आपस में भी इंटरेक्ट किया। और जब टीचर ने उनको एक साइड में जितने स्क्वायर्स हैं और टोटल कितने स्क्वायर्स हैं इसके बीच में रिलेशन ढूंढने के लिए कहा, तो ओवरऑल एक स्टिमुलेशन या फिर स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट मिला बच्चों को, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल थिंकिंग वाला क्वेश्चन था जिसको करने में बच्चों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा, चैलेंज फील किया होगा। इसके बाद टीचर ए प्लस बी के होल स्क्वायर को समझाने के लिए कुछ ऐसा डायग्राम बच्चों से बनवा सकता है और दिखा सकता है कि ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 3 इंटू 4 का रेक्टेंगल है और ये भी 3 इंटू 4 का रेक्टेंगल है। और अगर आप इस पूरे को देखेंगे तो ये 7 स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे टीचर ये सारा एक्सप्लेन करके बच्चों को ये चीज समझा सकती है कि ऐसे ही ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो आप यहां देख सकते हैं कि कितना इनोवेटिव तरीका है ए प्लस बी के होल स्क्वायर को समझाने का। बहुत सारे टीचर क्लासरूम्स में क्या करते हैं कि वो बस आते हैं, ये फॉर्मूला लिखते हैं और बच्चों को याद करने के लिए कह देते हैं, फिर इसके एक दो एग्जांपल्स करवाते हैं और उसके बाद सीधा क्वेश्चंस दे देते हैं बच्चों को और कुछ क्वेश्चंस क्लास में करवा देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि कैसे टीचर ने बिल्कुल बेसिक से शुरू करके बच्चों के सारे फंडे क्लियर किए, एक स्टिमुलेटिंग और इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट बनाया, और कैसे धीरे धीरे वो बच्चों को इस फॉर्मूले की ओर ले गई और कैसे इस ग्राफ पेपर को यूज करके टीचर ने ये समझा दिया कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है, इससे बच्चे का बेस बनता है और आगे जाके ये कभी भी बच्चा नहीं भूलेगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है। तो अभी हमने पढ़ा कि कैसे कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में टीचर को एक स्टिमुलेटिंग और इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट बना के रखना चाहिए। साथ ही साथ टीचर को जो क्वेश्चंस क्लास में पूछने चाहिए वो थॉटफुल और ओपन एंडेड होने चाहिए। ओपन एंडेड का मतलब है वैसे क्वेश्चन जिनका कोई डायरेक्ट आंसर ना हो, बल्कि जो क्वेश्चंस बच्चों को सोचने पर मजबूर करें, जिनसे बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, उनको हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस कहते हैं। और टीचर को क्लास में जो क्वेश्चंस पूछने चाहिए वो ओपन एंडेड ही होने चाहिए, ताकि बच्चे उन आंसर्स का ढूंढने के लिए चीजों को एक्सप्लोर करें और अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करें। जैसे कि ये सन राउंड होता है, ये सबको पता है, लेकिन टीचर ये क्वेश्चन पूछ सकती है कि वाई सन गोल ही क्यों होता है। इस चीज को एक्सेप्ट करने की बजाय क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सन राउंड क्यों है, रेक्टेंगल क्यों नहीं है। तो ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए बच्चे बहुत ज्यादा सोचेंगे, बहुत ज्यादा चीजों के बारे में पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे, और ऐसा करते करते वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो अभी तक हमने कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम्स के बारे में, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोचेस के बारे में काफी पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रैटेजीज
फॉर मैथमेटिक्स टीचिंग कि टीचर्स मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए क्लास में क्या क्या स्ट्रेटजीज यूज कर सकती हैं। हम बेसिकली 3 स्ट्रेटजीज के बारे में पढ़ेंगे, इंडक्टिव, डिडक्टिव, एनालिसिस, सिंथेसिस और प्रॉब्लम सॉल्विंग। इनमें से इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच के बारे में मैं ऑलरेडी आपको पहले एक वीडियो में बता चुका हूं, तो आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा रेपिटेशन होगा। अगर आप चाहें तो आप वीडियो को थोड़ा आगे जाके भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको दोबारा से सुन भी सकते हैं। चलिए अब हम इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में पढ़ते हैं। एग्जाम में इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि इंडक्टिव रीजनिंग क्या है। इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब है कि आप कुछ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस को देखते हैं, एनालाइज करते हैं और उसके बेस पे कुछ जनरलाइजेशंस बनाते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए आपने ये ऑब्जर्व किया कि राम के बड़े भैया इंटेलिजेंट हैं, श्याम के बड़े भैया भी इंटेलिजेंट हैं और मयंक के बड़े भैया भी इंटेलिजेंट हैं। तो बेसिकली ये आपने कुछ स्पेसिफिक केसेस को ऑब्जर्व किया और इसके बेस पे आपने एक जनरलाइज स्टेटमेंट दी कि ऑल एल्डर ब्रदर्स आर इंटेलिजेंट, कि सबके बड़े भाई इंटेलिजेंट होते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम कुछ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस को ऑब्जर्व करके यानी कि एनालाइज करके एक जनरलाइज स्टेटमेंट बना रहे हैं कि सबके बड़े भाई इंटेलिजेंट होते हैं। हालांकि ये जनरलाइज स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, पर हम इस चीज में नहीं जाएंगे कि क्या गलत है क्या सही है। पर हाँ, इंडक्टिव रीजनिंग को समझने के लिए यह समझना काफी होगा कि यहाँ पे हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं, मतलब स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस को समझ के कुछ जनरलाइज स्टेटमेंट्स बनाते हैं। चलिए अब हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि मैथमेटिक्स के कंटेक्स्ट में टीचर इंडक्टिव रीजनिंग को कैसे समझा सकती है। अब सपोज कीजिए टीचर की क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, टीचर ने उन स्टूडेंट्स को 5 ग्रुप्स में बांट दिया है और हर ग्रुप में अराउंड 5 से 6 बच्चे हैं। तो टीचर हर ग्रुप को कुछ ट्राइंगल्स देती है जो कि अलग अलग हैं। ग्रुप 1 को ट्राइंगल ABC दिया, ग्रुप 2 को ट्राइंगल DEF दिया, ऐसे अलग अलग ग्रुप को अलग अलग ट्राइंगल दे दिया और हर ग्रुप को बोला कि आप उस ट्राइंगल के एंगल्स का सम निकालिए और अलग अलग एंगल का मेजर निकालिए। तो ग्रुप 1 जिसको कि ट्राइंगल ABC दिया गया, वो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 निकालता है और टोटल एंगल्स का सम भी निकालता है। ऐसे ही ग्रुप 2 जिसको ट्राइंगल DEF दिया गया, वो भी एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 निकालता है और इन तीनों का सम निकालता है। ऐसे सारे ग्रुप्स अपने अपने ट्राइंगल्स के एंगल्स का मेजर निकालते हैं और उनका सम निकालते हैं। तो जब सारे ग्रुप्स एंगल्स को मेजर कर लेते हैं और उनका टोटल सम निकाल लेते हैं, तो हर ग्रुप ये एनालाइज करता है कि हर ट्राइंगल का सम 180 डिग्री है। फिर ग्रुप्स आपस में डिस्कशन करते हैं और वो इंड्यूस करते हैं, मतलब वो ये कंक्लूड करते हैं कि ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो बेसिकली ये इंडक्टिव रीजनिंग ही है, क्योंकि यहाँ पे आपने बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस को देखा और उनको एनालाइज किया और फिर आपने जनरलाइज स्टेटमेंट बनाई कि ट्राइंगल के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए टीचर को ये समझाना है या प्रूव करना है कि सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज इवन। तो टीचर यहाँ पे भी इंडक्टिव रीजनिंग यूज कर सकती है। टीचर ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकती है जहाँ पे 2 ऑड नंबर्स लेगी और उनका सम जो भी आएगा वो एक इवन नंबर होगा। तो टीचर यहाँ पे जैसे 1 + 1 का सम 2, 1 + 3 का सम 4, 5 + 7 का सम 12। तो ये सारे एग्जांपल्स देके टीचर ये दिखा सकती है कि सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एक इवन नंबर होता है। और आपको ये याद रखना है कि इंडक्टिव रीजनिंग में हम हमेशा कंक्रीट से अब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं। कंक्रीट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो हम एग्जांपल्स ले रहे हैं, हम डाटा ले रहे हैं, वो एक कंक्रीट डाटा है। अब्स्ट्रैक्ट क्या है? अब्स्ट्रैक्ट ये है कि सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज इवन। ये एक अब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट है, मतलब इसको आप टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं कि 1 + 1 2 होता है, 1 + 3 4 होता है। ये कंक्रीट है। यहाँ पे 1 + 1 की जगह आपको एक एक टॉय देकर भी सिखाया जा सकता है, या फिर 1 + 3 की जगह आपको एक रेजर और 3 शॉर्पनर्स देके भी समझाया जा सकता है। तो इस चीज को आप कंक्रीट तरीके से समझा सकते हैं। ये एक कंक्रीट अप्रोच हो जाएगी। लेकिन जो इसका एंड रिजल्ट होगा, जो इसका रीजन करेंगे आप, वो होगा कि सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज इवन। जो ये स्टेटमेंट है, ये एक अब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे आप कंक्रीट से अब्स्ट्रैक्ट की तरफ जा रहे हैं। चलिए अब समझते हैं डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है। डिडक्टिव रीजनिंग इंडक्टिव रीजनिंग से उल्टे होती है। डिडक्टिव रीजनिंग में हम जनरलाइज स्टेटमेंट से कुछ स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स बनाते हैं। सपोज कीजिए एक जनरलाइज स्टेटमेंट है ऑल एल्डर ब्रदर्स आर इंटेलिजेंट, कि सारे बड़े भाई इंटेलिजेंट होते हैं।
इस जनरलाइज स्टेटमेंट से हम एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट कह सकते हैं कि राम्स एल्डर ब्रदर इज इंटेलिजेंट। तो बेसिकली डिडक्टिव रीजनिंग में हम जनरलाइज से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, जबकि इंडक्टिव रीजनिंग में हम स्पेसिफिक से जनरलाइज की तरफ जाते हैं। चलिए डिडक्टिव रीजनिंग का एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए एक जनरलाइज स्टेटमेंट है कि ऑल कार्स हैव इंजन। इस जनरलाइज स्टेटमेंट के बेस पे हम एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि माय कार हैज इंजन, कि अगर सब गाड़ियों में इंजन है तो इसका मतलब यह है कि मेरी गाड़ी में भी इंजन है। चलिए अब हम मैथमेटिक्स के कंसेप्ट में एक डिडक्टिव रीजनिंग का एग्जांपल भी डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए बच्चों को ये जनरलाइज फॉर्मूला ऑलरेडी पता है कि a प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब टीचर क्लास में क्वेश्चंस देती है कि उनको 3x प्लस 2y के होल के क्यूब को एक्सपेंड करना है। तो यहाँ पे बच्चों को जनरलाइज चीज तो ऑलरेडी पता है, उनको एक स्पेसिफिक चीज निकालनी है जहां पे a 3x होगा और b 2y होगा। तो ये बेसिकली डिडक्टिव रीजनिंग है जहां पे बच्चे a को 3x पुट कर देंगे और b को 2y पुट कर देंगे और 3x प्लस 2y के होल क्यूब को एक्सपैंड करके ये वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए हम डिडक्टिव रीजनिंग का एक और एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज कीजिए टीचर क्लास में आपको ये क्वेश्चन देता है a रेज़ पर 5 इंटू a रेज़ पर 8। अब ये एक आपको क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए आप एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला का यूज करेंगे कि am इंटू ए की पावर एन इक्वल टू ए एम प्लस एन। तो यहाँ पे आपने एक जर्नलाइज फॉर्मूला यूज किया है और इस जर्नलाइज फॉर्मूला को यूज करके आपने ये क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लिया है कि ए की पावर 5 इंटू ए की पावर 8 इक्वल टू ए की पावर 5 प्लस 8 इक्वल टू ए की पावर 13। तो यहाँ पे आप अगेन जनरल से पर्टिकुलर की तरफ गए हैं, मतलब आप एब्स्ट्रैक्ट से कंक्रीट की तरफ गए। एब्स्ट्रैक्ट आपके लिए क्या था, ये फॉर्मूला आपके लिए एक अब्स्ट्रैक्ट चीज था, लेकिन जब आपने इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर ली तो बेसिकली आप एक पर्टिकुलर चीज की तरफ चले गए और वो चीज कंक्रीट बन गई है, क्योंकि यहाँ पे आपको ए की पावर 13 मिल गया है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि डिडक्टिव रीजनिंग में हम जनरल से पर्टिकुलर की तरफ तो जाते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ हम अब्स्ट्रैक्ट से कंक्रीट की तरफ भी जाते हैं, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट क्या है आपका, अब्स्ट्रैक्ट है आपका फॉर्मूला, और उस फॉर्मूला में जो आपने वैल्यूज पुट की और उसके बाद आंसर आया वो है आपका कंक्रीट। ठीक है, तो ये भूलिएगा मत, इंडक्टिव में आप कंक्रीट से अब्स्ट्रैक्ट जाते हैं और डिडक्टिव में आप अब्स्ट्रैक्ट से कंक्रीट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ स्टूडेंट ऑब्जर्व द फॉलोइंग एग्जांपल्स। 10 स्क्वायर इक्वल टू 5 प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर 2 इंटू 5 इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 100। मतलब 10 स्क्वायर को उसने 5 प्लस 5 का स्क्वायर करके लिखा और उसी को उसने 6 प्लस 4 का स्क्वायर करके ऐसे सॉल्व किया। फिर उसने 8 प्लस 2 लिखा 10 को और उसके होल स्क्वायर को सॉल्व किया। तो ऐसे उसने 10 के स्क्वायर को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डालकर सॉल्व किया, लेकिन फॉर्मूला यही लगाया। एंड कंक्लूडेड दैट a प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। द अबव मेथड ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन्स इज, के ये क्या है, डिडक्टिव है, इंडक्टिव है, एनालिटिकल है, एक्टिविटी है। अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि उसने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए, मतलब ये एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स हैं कि 5 प्लस 5 का स्क्वायर क्या होगा, 6 प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा, 8 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस 9 का स्क्वायर क्या होगा। तो ये सारे स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स हैं और इन सारे स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स को जब उसने सॉल्व किया, एनालाइज किया, तो उसने ये इंड्यूस किया कि ये एक जनरल फॉर्मूला से भी सॉल्व किए जा सकते हैं, जो है a प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जो ये मेथड है ये बेसिकली इंडक्टिव मेथड है, जहां पे हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जा रहे हैं या फिर हम कंक्रीट से अब्स्ट्रैक्ट की तरफ जा रहे हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ टीचर इंट्रोड्यूस मल्टीप्लिकेशन इन हर क्लास एज रिपीटेड एडिशन एंड देन बाय ग्रुपिंग ऑफ सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन मल्टीपल टाइम्स शी इंट्रोड्यूस द मल्टीप्लाई सिंबल एंड फर्दर conducted a small activity of finding product using crisscross lines or matchsticks. Here the teacher is, कि टीचर अपनी क्लास में मल्टीप्लिकेशन समझाने से पहले मल्टीप्लिकेशन के फंडे को रिपीटेड एडिशन से समझाती है। जैसे अगर 7 इंटू 3 है तो वो 7 को 3 टाइम्स प्लस करेगी, जिसका आंसर 21 आ जाएगा, और फिर धीरे धीरे वो मल्टीप्लाई की तरफ मूव करती है और फिर मल्टीप्लाई को समझाने के लिए वो मैच स्टिक्स का भी यूज करती है। मैच स्टिक्स को यूज करके वो
मल्टीप्लाई का सिंबल बनाती है। मैचस्टिक मतलब माचिस, हम माचिस की दो तीलियों को अगर एक दूसरे के ऊपर टेढ़ा रख दें तो वो कुछ ऐसा सिंबल बन जाएगा, है ना। तो वो क्लास में मल्टीप्लिकेशन के सिंबल को समझाने के लिए और कुछ फन लाने के लिए मैचस्टिक्स का यूज भी करती है। तो यहाँ पे टीचर क्या करने की कोशिश कर रही है, यूजिंग मल्टीपल रिप्रेजेंटेशंस टू मेक क्लास इंटरेस्टिंग। ये इसका आंसर बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उसने जब माचिस की तीलियों का यूज करके मल्टीप्लाई का सिंबल बनाया तो कहीं ना कहीं वो क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रही थी। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, डेवलपिंग अ लेसन एंड टेकिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। ये और भी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि जो मल्टीप्लाई साइन आपके लिए है ये एक अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, लेकिन अगर आप माचिस की तीलियों को एक दूसरे के ऊपर टेढ़ा रखा हुआ देखेंगे और वो मल्टीप्लाई के साइन की तरह होगा, वो आपके लिए एक कंक्रीट अब्स्ट्रैक्ट है। तो कहीं ना कहीं टीचर मल्टीप्लाई के फंडे को समझाने के लिए कंक्रीट से अब्स्ट्रैक्ट की तरफ जा रही है, क्योंकि कंक्रीट तरीके से बच्चे अच्छी तरह से समझ जाते हैं। तो जो दूसरा ऑप्शन है वो पहले से भी अच्छा ऑप्शन है, तो अभी तक मेरे लिए तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। हम एक बार तीसरा और चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है कैटरिंग टू लर्नर्स विद डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, के अलग अलग लर्नर के लर्निंग स्टाइल्स को केटर करने के लिए टीचर ऐसा कर रही है। ये गलत है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स हैं और उन बच्चों का अलग अलग लर्निंग स्टाइल है। फोर्थ ऑप्शन है प्रोवाइडिंग रेमेडियल स्ट्रेटेजीज फॉर लो अचीवर्स इन मैथमेटिक्स, के जो मैथमेटिक्स में लो अचीवर्स हैं जिनके मार्क्स कम आते हैं उनके लिए टीचर एक रेमेडियल स्ट्रेटेजी बना रही है। ये भी गलत है, ऐसा भी कहीं नहीं दिया हुआ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि टीचर कंक्रीट से अब्स्ट्रैक्ट की तरफ जा रही है, वो चीजों को कंक्रीट तरीके से समझाने की कोशिश कर रही है और बाद में बच्चों को अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट समझा रही है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अभी हमने इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच के बारे में पढ़ा है, अब हम एनालिसिस और सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। एनालिसिस और सिंथेसिस के बारे में जो हम पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले हम एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। दोनों एक तरह से ऑपोजिट प्रोसेसेस हैं, जैसे कि इंडक्टिव और डिडक्टिव आपस में ऑपोजिट थे, ऐसे ही एनालिसिस और सिंथेसिस आपस में ऑपोजिट हैं। एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम एक बड़ी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटी छोटी पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं ताकि हम उस प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पाए। यहाँ पे हम अननोन से नोन की तरफ जाते हैं। अननोन से नोन की तरफ जब हम जाते हैं तो बेसिकली एनालिसिस मेथड से बच्चों में थोड़ा इंटरेस्ट जागता है, उनमें एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी या फिर स्पिरिट ऑफ डिस्कवरी, मतलब वो चीजों को इंक्वायरी करने की, डिस्कवर करने की, इन्वेस्टिगेट करने की जिज्ञासा उनमें जागती है। तो चलिए हम समझते हैं कि एनालिसिस में हम कैसे अननोन से नोन की तरफ जाते हैं। सपोज कीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 14ab, प्रूव दैट 2 log का होल a प्लस बी इक्वल टू 2 log का 4 प्लस log का a प्लस log का b। तो हमें ये चीज गिवन है और हमें ये चीज प्रूव करनी है, मतलब ये वाली चीज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 14ab हमें नोन है और हमें प्रूव करना है कि 2 log a प्लस बी इक्वल टू 2 log 4 प्लस log a प्लस log b, मतलब ये चीज हमारे लिए अननोन हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हम अननोन से नोन की तरफ जाते हैं, तो हम ये अननोन वाली चीज को यहाँ उठाएंगे। हम बेसिकली एज्यूम करेंगे कि ये जो अननोन पार्ट है ये ट्रू है और फिर इसको सॉल्व करते करते हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 14ab पे पहुंचेंगे, जो कि हमें ऑलरेडी पता है नोन है या फिर ट्रू है। और जब हम ये चीज पे आ जाएंगे कि ए स्क्वायर के अगर ये ट्रू है तो ये भी सही है, मतलब ये तो हमें पता ही है कि सही है, तो ये चीज भी जो हमने एज्यूम की थी वो सही है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि कैसे हमने अननोन से शुरू किया जो हमने प्रूव करना था, और जो हमें ऑलरेडी पता है हम उसकी तरफ गए जो कि नोन था। तो इसी को हम एनालिसिस कहते हैं। और ये हमें याद रखना है कि एनालिसिस में हम अननोन से नोन की तरफ जाते हैं और एनालिसिस प्रोसेस यूज करने से बच्चों में इन्वेस्टिगेशन, डिस्कवरी या फिर इंक्वायरी की जिज्ञासा जागती है। तो हमने एनालिसिस ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, हम सिंथेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। सिंथेसिस में एनालिसिस का उल्टा है, एनालिसिस में हम अननोन से नोन की तरफ जाते थे, लेकिन सिंथेसिस में हम नोन से अननोन की तरफ जाते हैं। बेसिकली सिंथेसिस की अप्रोच में हम काफी चीजों को कलेक्ट और कंबाइन करके, जो कि फैक्ट्स हमें पता है उन चीजों को हम कलेक्ट के कंबाइन करके अननोन रिजल्ट की तरफ जाते हैं। तो देखते हैं हम एक एग्जांपल सिंथेसिस का जिसमें हम नोन से अननोन की तरफ जाएंगे। मैं आपको सेम एग्जांपल जो कि हमने एनालिसिस में डिस्कस किया था उसी एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। ये हमारा क्वेश्चन है या फिर एग्जांपल है कि इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 14ab, तो हमें ये चीज प्रूव करनी है। तो ये चीज हमारी नोन है और ये चीज हमारी अननोन है।
क्योंकि सिंथेसिस में हम नोन से अननोन की तरफ जाते हैं, तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो नोन होगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 14ab। तो यहाँ पे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 14ab से शुरू करेंगे। ठीक है, हम इसको थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे, दोनों साइड लॉग लेंगे और ऐसे प्रूव करते करते हम एंड में ये चीज प्रूव कर देंगे। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमें गिवन था, जो हमें नोन था, हमने वहां से शुरू किया और करते 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 हम अननोन जो कि ये था उसकी तरफ यहाँ पे पहुंच गए। तो हमें ये याद रखना है कि सिंथेसिस में हम नोन से अननोन की तरफ जाते हैं, जबकि एनालिसिस में हम अननोन से नोन की तरफ जाते हैं। तो ये हमने एनालिसिस और सिंथेसिस के बारे में डिस्कशन की थी। अब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में सीखेंगे या पढ़ेंगे, जो कि हमारी तीसरी स्ट्रेटेजी है फॉर मैथमेटिक्स टीचिंग। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, जो कि हमारी तीसरी स्ट्रेटेजी है मैथमेटिक्स टीचिंग के लिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है एंगेजिंग इन अ टास्क फॉर विच सोल्यूशन इज नॉट नोन इन एडवांस, कि हम बच्चों को कुछ ऐसे टास्क में इन्वॉल्व कर दें जिसका सोल्यूशन हमें पहले नहीं पता है, और उस टास्क को पूरा करने के लिए हमें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, हमें क्रिटिकल थिंकिंग कैपेबिलिटीज डेवलप करनी पड़ेंगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग में होता क्या है, बेसिकली टीचर बच्चों को एक प्रॉब्लम देती है और सारे बच्चे उस प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं, डिस्कस करते हैं और सारे बच्चे अपना अपना सॉल्यूशंस निकालते हैं। बाद में टीचर सभी बच्चों को अपना अपना सॉल्यूशन डिस्क्राइब करने के लिए कहती है और ये भी कहती है कि उस सॉल्यूशन के पीछे जो उनकी सॉल्व करने के प्रोसेस हैं या फिर स्ट्रैटेजी है उसको भी बताएं। फिर सारे सॉल्यूशंस को कंपेयर किया जाता है, डिस्कस किया जाता है और बाद में उनमें से एक सॉल्यूशन को फाइनल सॉल्यूशन लिया जाता है, जो कि बेस्ट सॉल्यूशन माना जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में बेसिकली बच्चों में ह्यूरिस्टिक थिंकिंग और क्रिएटिविटी जैसी स्किल्स डेवलप होती हैं। ह्यूरिस्टिक थिंकिंग का मतलब है थंब रूल, मतलब एक इंट्यूशन। अब सपोज कीजिए आपको कोई कहता है कि इतने बड़े फॉरेस्ट में जहां डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज हैं, आपको ये पता लगाना है कि कौन सा ट्री मैंगो ट्री है। अब इसका आइडियल प्रोसेस तो ये होगा कि आप एक एक ट्री के पास जाएं, देखें कि उस पे मैंगोज लगे हैं नहीं, और फिर डिसाइड करें कि इनमें से कौन से ट्री मैंगो ट्रीज हैं। लेकिन ह्यूरिस्टिक थिंकिंग कहती है कि आप कोई ऐसा थंब रूल यूज करें जिस थंब रूल को यूज करके आप ये आसानी से पहचान पाएं कि इनमें से मैंगो ट्रीज कौन से हैं। शायद आपका आंसर बिल्कुल 100% करेक्ट ना हो, लेकिन फिर भी अगर आप 95% करेक्ट आंसर दे पाए कम टाइम में, तो ह्यूरिस्टिक थिंकिंग अप्रोच को यूज करना बहुत सही होगा। क्योंकि अगर आप एक एक करके ट्रीज के पास जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस केस में जहां पे आपको इतने ट्रीज में से मैंगो ट्रीज ढूंढना है, आप क्या कर सकते हैं, आप एक ह्यूरिस्टिक अप्रोच यानी कि एक फंडा लगा सकते हैं कि जो भी ट्री लंबा है वो मैंगो ट्री है, क्योंकि जनरली आम के पेड़ लंबे होते हैं। तो फॉरेस्ट में या गार्डन में जो भी ट्रीज आपको लंबे दिख रहे होंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं, गेस लगा सकते हैं, ह्यूरिस्टिक अप्रोच लगा सकते हैं कि वो ही मैंगो ट्रीज हैं। ऐसा करने से शायद 10 में से 8 ट्रीज मैंगो ट्रीज ही निकले, 2 ट्रीज मैंगो ट्रीज ना भी निकले, लेकिन फिर भी आपका आंसर 80 to 90% करेक्ट होगा और आप ये बहुत ही कम टाइम में निकाल पाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो ह्यूरिस्टिक थिंकिंग वाली अप्रोच है वो क्विक अप्रोच है और कम टाइम में आपको बहुत सही आंसर दे देती है। शायद बिल्कुल सही ना हो, लेकिन सही के फिर भी बहुत करीब होता है। दूसरी जो स्किल है बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग से डेवलप होती है वो है क्रिएटिविटी, क्योंकि जब बच्चे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन सोचते हैं, उन प्रॉब्लम्स को डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में सोचते हैं, तो उनमें क्रिएटिविटी की स्किल आती है। अब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की कुछ अप्रोचेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिनको यूज करके हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। पहली है ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर का मतलब है कि आपके पास सपोज कुछ ऑप्शंस हो, आप उन ऑप्शंस को ट्राई करके ढूंढ पाएं कि इनमें से बेस्ट ऑप्शन या इस प्रॉब्लम का आंसर क्या है। अब सपोज कीजिए आपके पास ये बॉक्स है जिसमें 3 होल्स हैं और आप ये पता लगाना चाहते हैं कि आपके हाथ में जो ये लाल चीज है ये कौन से होल में फिट होगी। अब आप एक तो सोल्यूशन क्या कर सकते हैं कि बैठे देख सकते हैं, इस लाल चीज की शेप को होल से मिला सकते हैं और सोच सकते हैं कि इनमें से कौन से होल में ये फिट आएगी। लेकिन दूसरा एक आसान तरीका हो सकता है कि आप इस चीज को एक एक करके होल्स में डालिए और जिस भी होल में वो फिट आ गई वही आपका आंसर होगा। खास करके यहाँ जहां आपके पास सिर्फ 3 ही होल्स हैं, ये चीज ट्राई करनी बहुत आसान है, क्योंकि 3 होल्स में इस लाल चीज को डालने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे ट्रायल एंड एरर बेस्ट तरीका होगा ये पता लगाने के लिए कि इसका सोल्यूशन क्या है, मतलब ये लाल चीज कौन से होल में फिट आएगी। दूसरा है ड्राइंग। ड्राइंग से भी आप
अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। खास करके छोटे बच्चे जिनको कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ही समझ में नहीं आती है, आप उनको ड्राइंग्स या फिर कुछ विजुअल रिप्रेजेंटेशंस यूज करके इन सिंपल कंसेप्ट्स को समझा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, एप्पल्स के थ्रू एडिशन और सब्सट्रैक्शन का कंसेप्ट बच्चों को समझाने की कोशिश की जा रही है। तीसरा है सॉल्विंग बैकवर्ड्स। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा। सपोज आपको कोई कहता है कि आप एक नंबर लीजिए, उसमें 2 ऐड कीजिए और 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। सपोज आप नंबर लेते हैं 2, आप इसमें 2 ऐड करते हैं, वो हो जाता है 4, फिर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो हो जाता है 20। आप फिर उस आदमी को बताते हैं कि आपके पास जो नंबर आया है 20, तो वो आदमी आपको अपना ओरिजिनल नंबर बता देगा कि आपका ओरिजिनल नंबर 2 था। कैसे? बैकवर्ड अप्रोच यूज करके। आपका नंबर 20 आया, उसने आपको मल्टीप्लाई करने के लिए कहा था, वो डिवाइड करेगा, नंबर आ गया 4। उसने आपको ऐड करने के लिए कहा था, वो सब्ट्रैक्ट कर देगा, नंबर आ गया 4 माइनस 2 2, और ये आपका ओरिजिनल नंबर आ गया। तो कैसे उसने 20 से शुरू किया और बैकवर्ड अप्रोच को अपनाया और आपको अपना ओरिजिनल नंबर निकाल के दे दिया। तो इसी को हम सॉल्विंग बैकवर्ड अप्रोच कहते हैं। ये भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में बहुत ज्यादा काम आती है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि पास्ट ईयर्स में आए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी इन मैथमेटिक्स? के इनमें से कौन सी मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी नहीं है? हमने अभी पढ़ा था कि ट्रायल एंड एरर, ड्राइंग और सॉल्विंग बैकवर्ड्स मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी है, लेकिन रोट लर्निंग यानी कि रट्टा लगाना मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी नहीं है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसके प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इनमें से कौन सी ऑप्शन के साथ सही बैठता है? पहली ऑप्शन है ग्रेजुअल एंड सिस्टमैटिक गाइडिंग थ्रू हायरार्की ऑफ मैथमेटिकल नोशंस, आइडियाज एंड टेक्निक्स। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे जो सिस्टमैटिक वर्ड आ गया ये गलत है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसी चीज है जिसमें आपको कोई भी सिस्टमैटिक अप्रोच नहीं यूज करनी होती है। आपको पूरी फ्रीडम दी जाती है कि आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को यूज करें और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें। तो मेरे हिसाब से पहला ऑप्शन तो इसका आंसर नहीं है। दूसरा ऑप्शन है टीचिंग ऑफ मैथमेटिकल रिजल्ट्स, डेफिनेशंस एंड कंसेप्ट्स बाय रेपिटेशन एंड मेमोराइजेशन। ये भी गलत है। मतलब रेपिटेशन और मेमोराइजेशन से तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप नहीं होती हैं, तो ये दूसरा ऑप्शन भी गलत है। टीचिंग द डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स विद इन हिस्टोरिकल, सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट, ये भी गलत है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का हिस्टोरिकल या कल्चर से कोई लेना देना नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है कल्टिवेशन ऑफ मैथमेटिकल इंजेन्युइटी, क्रिएटिविटी एंड ह्यूरिस्टिक थिंकिंग बाय मेकिंग स्टूडेंट्स ओपन माइंडेड। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने आपको अभी समझाया था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में ह्यूरिस्टिक थिंकिंग और क्रिएटिविटी की स्किल्स डेवलप होती हैं। इन चीजों को हम कल्टिवेट करते हैं, और फोर्थ ऑप्शन भी यही कह रही है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड बेसिकली वो मेथड है जिसमें क्रिएटिविटी, इंजेन्युइटी और ह्यूरिस्टिकल थिंकिंग को कल्टीवेट किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज मेंट टू एनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3? के इनमें से कौन सी एक्टिविटी बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करेगी या एनहांस करेगी? पहली ऑप्शन है अ क्रॉसवर्ड पजल कंटेनिंग क्लूज फॉर ऑल की टर्म्स लर्नड लाइक इवन नंबर, ऑड नंबर। के हम एक क्रॉसवर्ड पजल देंगे जिसमें क्लूज होंगे इन टर्म्स के लिए, मतलब ये टर्म्स उस क्रॉसवर्ड पजल में कहीं ना कहीं फिट होगी। ये कुछ हद तक सही हो सकता है, क्योंकि क्रॉसवर्ड पजल जब बच्चे सॉल्व करेंगे तो उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी बढ़ेगी, क्रिएटिव थिंकिंग की एबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन हम पहले बाकी ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं। अ ग्रुप प्रोजेक्ट, हाउ द स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी विंग शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन 4 हाउसेज सो दैट एवरी हाउस हैज टैलेंटेड स्टूडेंट्स फ्रॉम स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चरल एंड एकेडमिक एक्टिविटीज। दूसरा ऑप्शन है कि हम बच्चों को एक ग्रुप प्रोजेक्ट देंगे और उस ग्रुप प्रोजेक्ट में बच्चों को ये ढूंढना होगा कि हम कैसे क्लास के बच्चों को 4 हाउसेज में डिवाइड कर सकते हैं ताकि हर हाउस में टैलेंटेड स्टूडेंट्स हो डिफरेंट फील्ड से, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चर एंड एकेडमिक एक्टिविटीज। देखिए जो ये एक्टिविटी है ये बहुत सोचने वाली एक्टिविटी है, बहुत एनालिसिस करने वाली एक्टिविटी है कि आपको हर बच्चे से मिलना पड़ेगा, उसकी स्किल्स को पहचानना पड़ेगा, फिर उन बच्चों की स्किल्स के मुताबिक आपको उनको अलग अलग हाउसेज में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ताकि हर हाउस में हर टाइप का बच्चा हो और हर टाइप का टैलेंट हो, हर फील्ड से टैलेंट हो। तो जो दूसरी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऐसा ये ग्रुप प्रोजेक्ट करने से बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स आएंगी, और जो ये प्रॉब्लम है ये एक्चुअली कहीं ना कहीं आपकी रियल लाइफ से रिलेट करती है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। हम तीसरी और चौथी ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। कंडक्ट एन इंटर क्लास क्विज, नहीं।
क्विज कंडक्ट करवाने से कहीं भी आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज नहीं बनेगी। फोर्थ ऑप्शन है वर्कशीट कंटेनिंग प्रॉब्लम्स ऑन 4 बेसिक ऑपरेशंस लाइक 25 into 34, 45 divided by 11 एक्सेट्रा। ये भी नहीं, किसी भी वर्कशीट में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने से आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी नहीं एनहांस होगी, नहीं बढ़ेगी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही है, क्योंकि जब आप एक ऐसा प्रोजेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज डेवलप होंगी। अभी तक हमने मैथमेटिक्स पढ़ने की स्ट्रैटेजीज के बारे में सीखा था। अब हम कुछ टेक्निक्स के बारे में सीखेंगे जो कि मैथमेटिक्स पढ़ाने में काम आती हैं। हम टोटल 6 टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। पहली है ड्रिल एंड प्रैक्टिस, दूसरी है प्ले वे, तीसरी है होमवर्क, चौथी है असाइनमेंट्स, पांचवी है प्रॉब्लम पोजिंग और छठी है मैनिपुलेटिव्स। तो चलिए एक एक करके इन 6 टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हैं कि ये 6 टेक्निक्स क्या कहती हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम ड्रिल एंड प्रैक्टिस के बारे में। देखिए, अगर आपको किसी भी काम में मास्टरी लानी है, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बनना है, तो उसके लिए वो चीज जिसमें हम मास्टरी लाना चाहते हैं, बेसिकली वो हमारे लिए एक हैबिट बन जानी चाहिए। मतलब उस चीज को जब हम हैबिट की तरह डेली करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो उस चीज में हमें मास्टरी, मतलब हम उस चीज में एक्सपर्ट बन जाएंगे। अब ड्रिल एंड प्रैक्टिस में जो मास्टरी होती है वो बेसिकली 3 तरह की होती है। एक तो है मास्टरी ऑफ बेसिक सब्जेक्ट, जैसे कि बेसिक मास्टरी फ्रैक्शंस में, परसेंटेजेस में, डेसिमल्स में। अगर आपकी इन चीजों में मास्टरी नहीं होगी तो आप मैथ्स में जो मुश्किल टॉपिक्स हैं उनमें आप कभी भी मास्टरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके बेसिक्स ही अच्छे नहीं होंगे। तो सबसे पहली मास्टरी है मास्टरी ऑफ बेसिक सब्जेक्ट। दूसरी तरह की जो मास्टरी है वो है मास्टरी ऑफ प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स का मतलब है कि कहीं कहीं हमें जब हम कुछ चीजें करते हैं तो कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, एक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। और मैथमेटिक्स में बहुत तरह के ऐसे सम्स होते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें सॉल्व करते हुए हमें एक सेट प्रोसीजर ही फॉलो करना पड़ता है। तो बेसिकली मास्टरी ऑफ प्रोसीजर का मतलब है कि हमें कुछ प्रॉब्लम्स के लिए जिनमें हमें प्रोसीजर का जानना जरूरी है, हम उनमें अरेंजमेंट ऑफ स्टेप्स के बारे में सीखें कि स्टेप बाय स्टेप इनको कैसे सॉल्व करना है। उनको एक करेक्ट एल्गोरिदम, एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम भी एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होता है जिसको फॉलो करके हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। तो अगेन हमें एक करेक्ट एल्गोरिदम फॉलो करना होता है, इस चीज में हमें मास्टरी गेन करनी होती है ताकि हम वो प्रॉब्लम्स जिनमें मास्टरी ऑफ प्रोसीजर चाहिए उनको हम अच्छे से कर पाए। तीसरा है मास्टरी ऑफ पावर ऑफ थिंकिंग। अब मैथमेटिक्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसे होती हैं जिनके लिए आपको सुपर थिंकिंग एबिलिटीज चाहिए, आपका माइंड बहुत शार्प होना चाहिए, आप में क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। तो मास्टरी ऑफ पावर ऑफ थिंकिंग तीसरी तरह की मास्टरी है जो कि डेवलप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम हायर क्लासेस में जाके कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पढ़ते हैं तो उनमें मास्टरी ऑफ पावर ऑफ थिंकिंग बहुत ज्यादा काम आती है। और मास्टरी ऑफ पावर ऑफ थिंकिंग हम कैसे बना सकते हैं? यूजिंग क्विजेज एंड पजल्स। ये कोई चैप्टर पढ़ा के या बुक पढ़ा के मास्टरी ऑफ पावर ऑफ थिंकिंग डेवलप नहीं की जा सकती है। इसके लिए हमें क्विजेज, पजल्स और ऐसी एक्सरसाइजेस बच्चों को देनी होंगी जिससे उनमें क्रिटिकल थिंकिंग की कैपेबिलिटी डेवलप हो। तो ड्रिल एंड प्रैक्टिस में समराइज करने के लिए मैं यही कहूंगा कि किसी भी चीज को मास्टर करने के लिए उसको डेली करना पड़ेगा, उसे हमें अपनी हैबिट में लाना पड़ेगा। और मास्टरी 3 तरह की होती है, मास्टरी ऑफ बेसिक सब्जेक्ट, मास्टरी ऑफ प्रोसीजर्स और मास्टरी ऑफ पावर ऑफ थिंकिंग। तो अभी हमने ड्रिल एंड प्रैक्टिस के बारे में डिस्कस किया, अब हम प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लेवे। अब प्लेवे का मतलब क्या है? नाम से ही पता लगता है कि प्लेवे का मतलब है कि आप बच्चों को खेल के राही या खेल के द्वारा बच्चों को मैथमेटिक्स सिखाएंगे। ये बेसिकली एक चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है और ये एक इनफॉर्मल मेथड ऑफ टीचिंग है, क्योंकि आप इसमें कोई बुक्स वगैरह तो यूज नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ खेल को यूज करके बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लेवे मेथड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि छोटे बच्चों में जब आप खेल को यूज करके बच्चों को सिखाते हैं तो छोटे बच्चों में एक इंटरेस्ट पैदा होता है और वो मैथमेटिक्स को सीखना एंजॉय करते हैं। ये बात भी सही है कि ऑल्दो ओनली सम कंसेप्ट्स कैन बी टॉट थ्रू गेम्स, कि आप गेम्स को यूज करके ओनली कुछ कंसेप्ट्स को ही पढ़ा सकते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन को आप गेम्स के थ्रू नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन हाँ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन को आप गेम्स के थ्रू अच्छे से पढ़ा सकते हैं। तो इसका ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज जरूर है कि आप खेल के द्वारा कुछ कंसेप्ट्स को ही पढ़ा सकते हैं
और स्पेशली वो छोटी क्लासेस में ही यूज होता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि इसमें बच्चे ऑरल प्रैक्टिस करते हैं वेरियस मैथमेटिकल कंसेप्ट के बारे में, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। जब बच्चे खेल के द्वारा इन कंसेप्ट्स को सीखते हैं तो उनकी ऑरल प्रैक्टिस हो जाती है, और ऑरल प्रैक्टिस होने से उनका माइंड शार्प हो जाता है। और प्लेवे मेथड की जो टेक्निक्स हैं वो बेसिकली, जैसे आपने कोई क्विज कंडक्ट करवा लिया, कोई पजल बच्चों को दे दी, कुछ बच्चों को ट्रिक्स और रिडल सिखा दी, कुछ गेसिंग गेम खेल ली। गेसिंग गेम के बारे में हम अगली स्लाइड में ही डिस्कस करेंगे। बाकी जो आपकी ट्रिक्स हैं, रिडल्स हैं, पजल्स हैं, उनको हम वीडियो नंबर 2 में डिस्कस करेंगे कि कैसे इन चीजों से भी बच्चों में लर्निंग करवाई जा सकती है, बच्चों को मैथमेटिक्स सिखाया जा सकता है। चलिए अब हम प्लेवे मेथड का एक एग्जांपल लेते हैं। हम गेसिंग गेम का एग्जांपल लेंगे कि कैसे गेसिंग गेम को यूज करके टीचर्स बच्चों को मैथमेटिक्स सिखा सकती है। अब सपोज कीजिए टीचर क्लास में बच्चों को कहती है कि वो एक नंबर सोचें, उस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 10 ऐड करें। टीचर फिर बच्चों को कहती है कि वो अपना नंबर टीचर को बताएं, और टीचर बच्चों को वो ओरिजिनल नंबर बता देंगी जो बच्चों ने शुरू में सोचा था। अब सपोज कीजिए एक बच्चा टीचर को बताता है कि जो उसका आंसर है 90 आया है। अब टीचर कैसे बच्चे के आंसर को यूज करके बच्चे को उसका ओरिजिनल नंबर बता सकती है? बहुत सिंपल है। हमने पहले भी इस वीडियो में डिस्कस किया है कि हम सॉल्विंग बैकवर्ड अप्रोच यूज कर सकते हैं। तो हम 90 में से सबसे पहले 10 माइनस करेंगे, हमें 80 आ जाएगा। 80 को फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था तो हम सॉल्विंग बैकवर्ड में डिवाइड करेंगे। तो जब हमने 80 को 5 से डिवाइड किया तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा? 16। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे जब टीचर बच्चों को बताएगी कि अगर उनका नंबर 90 है तो उनका जो ओरिजिनल नंबर था वो 16 है, बच्चे एकदम चौंक जाएंगे, वो हैरान हो जाएंगे कि कैसे टीचर ने उनको उनका ओरिजिनल नंबर बता दिया। तो ऐसे ही बच्चों का इंटरेस्ट पैदा होगा, वो जानने की कोशिश करेंगे कि टीचर ने ये कैसे किया, और टीचर फिर उनको ये सॉल्विंग बैकवर्ड वाला फंडा समझा सकती है। और बच्चों को बेसिकली ये भी समझ आ जाता है कि कैसे हम ऑपरेशंस को रिवर्स कर सकते हैं। जैसे टीचर ने बच्चों को पहले मल्टीप्लाई और ऐड करवाया था, फिर ओरिजिनल नंबर ढूंढने के लिए टीचर ने रिवर्सल ऑपरेशंस लगाए, एडिशन के लिए सब्सट्रैक्शन लगा दिया और मल्टीप्लाई के लिए डिवीजन लगा दिया। तो बच्चे रिवर्सल ऑफ ऑपरेटर्स, यानी कि जो भी आपने ऑपरेशंस पहले किए थे उनका जो रिवर्सल करना होता है वो वाला फंडा भी इस क्वेश्चन से समझ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक इंटरेस्टिंग रिडल, पजल या गेसिंग गेम के थ्रू टीचर ने बच्चों को इंटरेस्ट पैदा किया और साथ ही साथ उनको कितना कुछ सिखा दिया। रिवर्सल ऑफ ऑपरेशन सिखा दिया कि कैसे हम मल्टीप्लिकेशन और ऐड को रिवर्सल कर सकते हैं सब्सट्रैक्शन और डिवीजन से, और साथ ही साथ बच्चों में मैथमेटिक्स को सीखने का इंटरेस्ट भी पैदा कर दिया। अब प्लेवे मेथड को यूज करने के फायदे क्या हैं? इसके बहुत फायदे हैं। एक तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि चिल्ड्रन इस तरीके से पढ़ना बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, और मैथ्स जिस सब्जेक्ट से वो अक्सर डरते हैं वो उस सब्जेक्ट को लाइक करने लग जाते हैं। उनके अंदर मैथ्स के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाता है। ठीक है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड आने से वो मैथ्स को अच्छे से इंटरेस्ट लेकर पढ़ने लगते हैं। साथ ही साथ जब आप ऐसे पजल्स या गेसिंग गेम्स उनको देते हैं तो उनमें एक क्रिटिकल थिंकिंग की कैपेबिलिटी डेवलप होती है, जो उनको आगे जाके प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करती है, मतलब उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करती है। तो ये तीनों फायदे हैं प्लेवे मेथड के, ये बहुत जरूरी हैं, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। हमने क्वेश्चन का नाम लिया और आपके सामने क्वेश्चन हाजिर है, जो कि पास्ट ईयर्स सीटीटी में इस टॉपिक से पूछा गया है। क्वेश्चन है द मैथमेटिकल गेम्स एंड पजल्स हेल्प इन, कि मैथमेटिकल गेम्स और पजल्स हमें कैसे हेल्प करते हैं। पहली ऑप्शन है डेवलपिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स मैथमेटिक्स। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप मैथमेटिकल गेम्स और पजल्स के थ्रू बच्चों को समझाते हैं तो उनमें मैथ्स के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड आता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन हमें सही या गलत नहीं देखनी है, क्योंकि जो ऑप्शंस हैं एक्चुअल आंसर्स में वो कॉम्बिनेशन है इनका, तो हमें देखना है सबसे पहले कि कौन कौन सी ऑप्शन करेक्ट है और फिर नीचे से वो आंसर को वैलिडेट करना है। तो ए ऑप्शन हमें करेक्ट लग रही है। मेकिंग कनेक्शन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड एवरीडे थिंकिंग, के मैथमेटिकल गेम्स और पजल्स यूज करके हम मैथमेटिक्स का अपनी डेली थिंकिंग के साथ एक कनेक्शन बना सकते हैं, कि कैसे हम मैथमेटिक्स को अपनी डेली थिंकिंग में अप्लाई या यूज कर सकते हैं। यह भी बिल्कुल सही है।
मेकिंग मैथमेटिक्स एंजॉयबल, ये भी बहुत सही है क्योंकि गेम्स और पजल से बच्चों का इंटरेस्ट होता है और वो मैथमेटिक्स को एंजॉय करने लगते हैं। प्रमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये भी सही है क्योंकि गेम्स और पजल्स से आप में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, जिसके कारण आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी डेवलप होती हैं। तो अगर मैं देखूं ये चारों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। जो हमारा ऑप्शन है अब सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, तो मुझे कोई ऐसी ऑप्शन ढूंढनी पड़ेगी जिसमें ए बी सी डी चारों हो, और पहले ही ऑप्शन में ए बी सी डी चारों हैं, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो अभी हमने प्लेवे मेथड के बारे में डिस्कस किया, अब हम होमवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे होमवर्क भी एक टेक्निक है जो कि मैथमेटिक्स टीचिंग में यूज हो सकती है। होमवर्क होमवर्क आप सब जानते हैं कि क्या होता है। होमवर्क का बेसिकली मतलब है कि जो भी आपने क्लास में सीखा, टीचर आपको उस चीज पे घर जाकर कुछ काम करने को देगी और वो काम आपकी क्लास में जो लर्निंग हुई हुई है उससे रिलेटेड होगा। तो होमवर्क का जो बेसिक पर्पस होता है वो यही होता है कि बच्चे ने जो भी क्लास में सीखा है वो घर जाके उसको रिव्यू कर पाए, कि जब वो होमवर्क करेगा तो ये जान पाए कि जो भी उसने समझा है क्लास में वो ठीक भी समझा है, नहीं कहीं उसको प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, अपनी लर्निंग को ठीक से अप्लाई कर पाए और जो भी उसने सीखा है उसको प्रैक्टिस करके उसमें मास्टरी कर पाए। और लास्ट है इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब है कि वो होमवर्क करते करते अपनी क्लास में सीखी नॉलेज को बाकी सब्जेक्ट्स के साथ भी इंटीग्रेट कर पाए और अपनी डेली लाइफ के साथ भी इंटीग्रेट कर पाए। इसीलिए बहुत बार टीचर्स होमवर्क में कुछ ऐसा काम देते हैं कि बच्चे उसको अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट कर पाए, जैसे कि अपने घर में प्लांट्स को ऑब्जर्व करना, अपने घर के पास गार्डन में जाके कोई ट्रीज को प्लांट करना, या अपने घर के पास कहीं जाकर ट्रीज को काउंट करना। ये मैथ्स का होमवर्क हो सकता है, ठीक है। तो होमवर्क के जो पर्पस हैं वो यही होते हैं कि आप अपनी नॉलेज को रिव्यू कर पाए, अप्लाई कर पाए, प्रैक्टिस कर पाए और इंटीग्रेट कर पाए। होमवर्क में टीचर ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस दोनों दे सकती है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस का मतलब होता है वो क्वेश्चंस जो बच्चे को सोचने पे मजबूर करें, बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल्स डेवलप करें। जैसे कि अगर बच्चे से पूछा जाए कि सन गोल है पर क्यों है, ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया क्योंकि इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है। बच्चे को बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, तभी जाके बच्चा ये जान पाएगा कि जो सूरज है वो गोल क्यों होता है। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिनका डायरेक्ट आंसर दिया जा सकता है, कि जैसे आपने सुबह कितने परांठे खाए या आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन है। इसमें बच्चे को ज्यादा एनालाइज या सोचना नहीं पड़ेगा, इसीलिए इन क्वेश्चंस को क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कहा जाता है। तो टीचर को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा होमवर्क में ओपन एंडेड क्वेश्चंस दे ताकि बच्चा घर जाके अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को यूज करे, क्रिटिकल थिंकिंग को अप्लाई करे और आगे जाके उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप हो। होमवर्क के कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। अब हम बच्चे को होमवर्क तो दे देते हैं, लेकिन बहुत बार बच्चों को घर जाके और भी काम होते हैं। उनको फैमिली के साथ भी इंटरेक्ट करना होता है, उनको बाजार भी जाना होता है, उनको खेलना भी होता है। तो कई बार बच्चे होमवर्क को लेकर ओवरबर्डन फील करते हैं। उनको लगता है कि वो स्कूल में इतनी देर तो पढ़कर आए हैं, अब घर आकर अगर वो दोबारा से किताबों को हाथ लगाएंगे, होमवर्क करेंगे, तो उनको वो एक बर्डन लगने लग जाता है। किल्स क्यूरियोसिटी, मतलब अगर हम किसी चीज को बार बार बच्चों से करवाएंगे तो बच्चों का उस चीज में इंटरेस्ट या क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी। तो अगर हम बच्चों को बहुत ज्यादा होमवर्क दे देंगे तो कहीं ना कहीं ओवरबर्डन्ड फील होने के कारण उनका इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी भी खत्म हो जाएगी। तो ये टीचर्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि होमवर्क देना जरूरी है, क्योंकि आप बच्चे को प्रैक्टिस और एप्लीकेशन सिखाना चाहते हैं, लेकिन होमवर्क इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि बच्चे ओवरबर्डन्ड फील करें या उनके अंदर जो क्यूरियोसिटी है, जो इंटरेस्ट है, वो ही खत्म हो जाए। तो इसके लिए एक थंब रूल है, टीचर को ये देखना चाहिए कि जो भी वो होमवर्क दे वो कितनी देर का होना चाहिए। उसका फॉर्मूला है 10 मिनट्स इंटू ग्रेड, कि अगर बच्चा पहली ग्रेड में है तो होमवर्क का टाइम होना चाहिए 10 मिनट्स इंटू ग्रेड, कि 10 मिनट इंटू ग्रेड 1, मतलब 10 मिनट का होमवर्क ग्रेड 1 में। 10 मिनट्स इंटू अगर आपका दूसरी क्लास है तो 20 मिनट्स हो जाएगा। 10 मिनट्स इंटू 2 अगर आपकी 5th क्लास है तो 10 मिनट्स इंटू 5 यानी कि 50 मिनट्स का होमवर्क। तो टीचर्स ये थंब रूल यूज कर सकते हैं बच्चों को होमवर्क देने के लिए, ताकि साथ साथ ये भी ध्यान रहे कि होमवर्क कहीं ज्यादा ना हो जाए। तो अभी हमने डिस्कस किया होमवर्क के बारे में, अब हम असाइनमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि असाइनमेंट्स कैसे मैथमेटिक्स टीचिंग में हेल्प करती हैं। अब असाइनमेंट का मतलब क्या है। सबसे पहले तो देखिए, असाइनमेंट एक तरह से
टास्क होता है जो बच्चों को दिया जाता है ताकि बच्चे उस टास्क को करते करते बहुत कुछ सीखें, आपस में काम करना सीखें, अपने सोचने की शक्ति को बढ़ाएं, सोसाइटी में इंटरेक्ट करना सीखें, लोगों से मिलना जुलना सीखें। तो असाइनमेंट एक बहुत बड़ा टास्क होता है जिसमें बच्चों को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होता है और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते बढ़ते बहुत सारी चीजों को सीखना होता है। लेकिन असाइनमेंट देने का टीचर का जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखें। ठीक है, क्योंकि जब बच्चे असाइनमेंट करते हैं, खुद से कोई चीज करते हैं, तो बेसिकली वो इनिशिएटिव लेना सीखते हैं और उनमें एक इंडिपेंडेंट होने की फीलिंग आती है। लेकिन साथ ही साथ टीचर को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो बच्चों को ऐसी असाइनमेंट दे जो बच्चों की कैपेबिलिटी से मिलती जुलती हो। मतलब बच्चा सपोज कीजिए छोटा है और आप उसको एक ऐसी असाइनमेंट दे दें जो कि बहुत मुश्किल हो और वो कर ना सके, तो वो बच्चा तो डिमोटिवेट हो जाएगा। तो बच्चों को हमेशा ऐसी असाइनमेंट देनी चाहिए जो उनकी कैपेबिलिटी से मीट करती हो और जिसको वो थोड़ा सा एफर्ट लगा के कर पाए। ये भी नहीं है कि वो बहुत आसान होनी चाहिए, पर ये भी नहीं है कि वो बहुत मुश्किल होनी चाहिए। साथ ही साथ जब बच्चों को टीचर असाइनमेंट देती है तो टीचर का जो रोल होता है वो एडवाइजर और फैसिलिटेटर का होता है कि टीचर बच्चों को एडवाइस करे और बच्चों को अगर कोई भी क्वेरी है उसको रिजॉल्व करे और बच्चों को फैसिलिटेट करे। अब सपोज कीजिए टीचर ने बच्चों को एक इलेक्ट्रिक बेल बनाने के लिए दी। अब बच्चे इस असाइनमेंट को करते करते टीचर से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, टीचर एक एडवाइजरी रोल तो प्ले करेगी, साथ में फैसिलिटेटर भी। अब बच्चों को ये पता करना है कि इलेक्ट्रिक बेल के लिए वो लक्कड़ कहाँ से लाएं, घंटी कहाँ से लाएं। तो ये सारी चीजें टीचर बच्चों को बता सकती है कि लक्कड़ वहां से मिल सकती है, जो बेल है वो वहां से मिल सकती है। लेकिन टीचर खुद नहीं लेके आएगी, सिर्फ फैसिलिटेट करेगी, बच्चों को गाइड करेगी। वो सारा काम बच्चे खुद से करेंगे क्योंकि अल्टीमेटली असाइनमेंट का पर्पस है जो मैंने आपको बताया है कि बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखें, उनमें इनिशिएटिव की स्किल्स आए और वो इंडिपेंडेंट बने। अभी जो हमने डिस्कस किया वहां पे असाइनमेंट एक प्रोजेक्ट के फॉर्म में थी कि जैसे हमने बच्चों को इलेक्ट्रिक बेल बनाने के लिए दे दी, वो भी एक असाइनमेंट थी लेकिन वो एक प्रोजेक्ट के फॉर्म में थी। असाइनमेंट एक सर्वे की फॉर्म में भी हो सकती है, जैसे कि सरकार हमारे हिंदुस्तान में सर्वे कराती है जहां पे सरकारी लोग घर घर जाकर ये पता करते हैं कि घर में कितने लोग हैं, किस कास्ट के हैं, क्या एज है, अनएम्प्लॉयड हैं या एम्प्लॉयड हैं। तो ये बेसिकली सारा कुछ सर्वे के थ्रू कलेक्ट किया जाता है। ऐसे ही आप क्लास में बच्चों को छोटी छोटी चीजों पर सर्वे करने के लिए दे सकते हैं। जैसे कि आप क्लास में 5 बच्चों के ग्रुप में एक सर्वे करने को दे सकते हैं कि वो बच्चे अपने आसपास के 20-20 घरों में जाएं, वहां पे जितने भी बच्चे हैं उनकी एज नोट करें और उन एजेस की एवरेज निकालें। तो यहाँ पे ये एक तरह का सर्वे हो गया क्योंकि बच्चों को घर घर जाना पड़ेगा। जब वो घर घर जाएंगे तो उनमें सोशल स्किल्स भी डेवलप होंगी, इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, नोट डाउन करेंगे, तो उनको एक तरह से एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस के बारे में भी पता चलेगा कि कैसे इंफॉर्मेशन को कंप्लीट और एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है। फिर वो अपनी अपनी एवरेजेस कैलकुलेट करेंगे, अपना डेटा सबसे शेयर करेंगे, फिर पांचों लोगों की जो एवरेज होगी उसकी भी एवरेज निकाली जाएगी। तो सर्वे में आप देख सकते हैं कि बच्चे बहुत सारी चीजें गेन कर रहे हैं, सोशल स्किल्स गेन कर रहे हैं, लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना है वो गेन कर रहे हैं, मैथमेटिकल नॉलेज भी गेन कर रहे हैं, उस मैथमेटिकल नॉलेज को डेली लाइफ में अप्लाई करना भी सीख रहे हैं। तो सर्वे करने से बच्चों में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होती है, उनकी नॉलेज तो गेन होती ही होती है, साथ में उनकी पर्सनैलिटी में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। सर्वे से बेसिकली बच्चे डेटा को कलेक्ट करना सीखते हैं कि कैसे डेटा ऑथेंटिक होना चाहिए और करेक्ट होना चाहिए, उनमें क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल्स डेवलप होती हैं। और साथ ही साथ सर्वे एज अ मीन्स टीचर यूज कर सकती है फॉर असेसमेंट, है ना, क्योंकि जैसा जैसा बच्चे सर्वे में परफॉर्म करेंगे उससे टीचर गेज कर पाएगी कि बच्चों ने कितनी मेहनत की है और बच्चों को कितनी नॉलेज है। तो टीचर साथ साथ बच्चों की असेसमेंट भी सर्वे के थ्रू कर सकती है। चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि पास्ट ईयर में आया हुआ है। नीता क्लास 7th मैथमेटिक्स टीचर असाइंस अ लॉट ऑफ सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट्स टू मैथमेटिक्स क्लासरूम्स, द पर्पस ऑफ सच एक्टिविटी इज। कि नीता एक मैथमेटिक्स क्लास 7 की टीचर है और वो अपनी क्लास में बहुत सारा सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट्स देती है बच्चों को। तो इन सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट्स का एक्चुअल में पर्पस क्या है, ये नीता बच्चों को क्यों देती है? पहली ऑप्शन है टू प्रमोट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, बिल्कुल सही है, क्योंकि
यहाँ पे बच्चे अपनी मैथमेटिकल स्किल्स को रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाएंगे और उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स भी डेवलप होंगी। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू कलेक्ट ऑथेंटिक डेटा, ये भी सही है कि बच्चों को इससे डेटा कलेक्शन के बारे में पता चलेगा कि डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, ऑथेंटिक डेटा क्या होता है। टू ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ क्लासरूम, ये भी कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन अगर हम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच देखें तो उसमें सिर्फ सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट से ही मोनोटोनी ब्रेक नहीं होती। आजकल तो छोटी छोटी चीजें सीखने के लिए बच्चे क्लासरूम से बाहर जाते हैं, टीचर उनको गार्डन्स या और कहीं ले जाती है ताकि बच्चे रियल लाइफ को एक्सपीरियंस कर पाए। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है, कुछ हद तक ही सही है कि सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट करने से बच्चों का जो एक मोनोटोनस, एक बोरिंग शेड्यूल होता है क्लासरूम में, बच्चों को उससे थोड़ा ब्रेक फ्री महसूस होता है, बच्चों को उससे थोड़ी राहत मिलती है। तो अभी मैं इसको सही नहीं मार्क करूंगा, पर हाँ ये सही हो सकता है। हम नीचे एक बार ऑप्शंस देखेंगे तब डिसाइड करेंगे कि इसको हमने इंक्लूड करना है या नहीं। डी ऑप्शन है टू यूज इट एज एन ऑल्टरनेट असेसमेंट, ये भी बिल्कुल सही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट से बच्चों की नॉलेज और क्रिटिकल थिंकिंग तो डेवलप होगी, साथ ही साथ टीचर के लिए भी वो एक मीन्स ऑफ असेसमेंट हो जाएगा। टीचर बच्चों की सर्वे में जो परफॉर्मेंस होगी उसके बेस पे बच्चों की असेसमेंट कर सकती है। तो विच ऑफ द अबव पर्पसेस आर ट्रू, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं? ए बी डी तो पक्का ट्रू है, सी शायद ट्रू है। तो पहले देखते हैं कि ए बी डी कोई ऑप्शन है। ए बी डी हमारी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। अब हम देखते हैं कि ए बी सी डी ये भी कोई ऑप्शन है जिसमें चारों ऑप्शंस हो। ए बी डी कहीं भी नहीं है, सिर्फ ए बी सी है। लेकिन ए बी सी ज्यादा बेहतर आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि सी हमारे हिसाब से शायद गलत है, शायद गलत नहीं भी है। लेकिन जो पक्का सही है वो है ए बी और डी, और ये स्टेटमेंट्स हमारी ऑप्शन नंबर 4 में आ रही हैं। तो हमारा आंसर 4 ही होगा कि सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट्स के जो पर्पस हैं, जो मोटिव हैं, वो ए बी और डी हैं। तो अभी हमने असाइनमेंट्स के बारे में डिस्कस किया, अब हम प्रॉब्लम पॉजिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम मैनिपुलेटिव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम पोजिंग। प्रॉब्लम पोजिंग का मतलब क्या है? प्रॉब्लम पोजिंग का सिंपल मतलब तो यही है कि ऐसी प्रॉब्लम्स पोज करना, या मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स किसी के सामने रखना जिनके सॉल्यूशंस आसान ना हो, जिनके सॉल्यूशंस निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा सोचना पड़े। और जब हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए सोचेंगे तो हमें एक क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप होंगी। प्रॉब्लम पॉजिंग का एक बहुत बेसिक क्राइटेरिया ये होता है कि इसमें टीचर स्टूडेंट डायलॉग होता है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस टीचर ने बच्चों को प्रॉब्लम दे दी और बच्चे उस चीज में लगे हुए हैं। टीचर और स्टूडेंट के बीच में कांस्टेंट इंटरेक्शन होना चाहिए। टीचर को बच्चों को गाइड करना चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए, कभी कभी बच्चों को हिंट्स भी देने चाहिए। तो प्रॉब्लम पोजिंग में टीचर स्टूडेंट डायलॉग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ये हमें याद रखना है। और प्रॉब्लम पोजिंग का जो मेन मोटिव होता है वो ये होता है कि बच्चों में ऐसी प्रॉब्लम्स देखकर जिनके सॉल्यूशंस आसान ना हो, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप की जाए। एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि पास्ट ईयर्स में इस टॉपिक से आया हुआ है। प्रॉब्लम पोजिंग इन मैथमेटिक्स मींस, कि मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम पोजिंग का मतलब क्या है? इनएबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स? नहीं, ये तो नहीं है इसका आंसर। रेजिंग डाउट्स इन द क्लास? ये हो सकता है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रॉब्लम पोजिंग में टीचर स्टूडेंट डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ये भी शायद इसका आंसर हो सकता है, लेकिन इतना सही नहीं लग रहा है क्योंकि प्रॉब्लम पोजिंग का मतलब प्रॉब्लम्स तो आप सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन मेन मोटिव क्या है कि आप में क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप हो और एक डायलॉग हो आपके और टीचर के बीच में। फोर्थ ऑप्शन है क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम द कंटेंट। ये भी सही लग रहा है कि प्रॉब्लम पोजिंग का मतलब है कि आप बच्चों को उनके कंटेंट में से प्रॉब्लम क्रिएट करके दिखाएं, मतलब प्रॉब्लम पोज करें जिसको बच्चे सॉल्व करने के लिए सोचें। तो मेरे हिसाब से अगर हम सही से देखें तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 दोनों सही लग रहे हैं कि प्रॉब्लम पोजिंग का मतलब है रेजिंग डाउट्स इन द क्लास, के बच्चे क्लास में डाउट्स रेज करें, टीचर से इंटरेक्ट करें और टीचर को चैलेंज करें। तो दूसरा ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन साथ ही साथ चौथा ऑप्शन भी सही लग रहा है कि प्रॉब्लम पोजिंग का मतलब है कि हम क्लास में कुछ प्रॉब्लम्स को क्रिएट करें बच्चों के कंटेंट से रिलेटेड ही, ताकि बच्चे उनको सॉल्व करते हुए गहराई से सोचें और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप करें। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 दोनों सही हैं, लेकिन जो सीटीईटी की आई थी उसमें ऑप्शन 4 को सही माना गया था, ऑप्शन 2 को सही नहीं माना गया था। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है,
ऐसे कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस पेपर्स में आ जाते हैं, हर साल आते हैं, इस साल भी आ सकते हैं, लेकिन एक आध क्वेश्चन चलता है, आपको उसके लिए इतनी गहराई में नहीं जाना है। लेकिन मेरे हिसाब से अगेन मैं रिपीट करूंगा कि 2 और 4 दोनों इसके सही आंसर्स हैं। तो हम अब छठी टेक्निक जो कि मैथमेटिक्स टीचिंग की टेक्निक है, वो मैनिपुलेटिव्स है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम मैनिपुलेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। मैनिपुलेटिव्स भी एक लर्निंग रिसोर्स की तरह ही हमारी मैथमेटिक्स की लर्निंग में यूज होते हैं। मैनिपुलेटिव्स का मतलब है कुछ ऐसी चीजें जिसको बच्चे मैनिपुलेट करके, एक्सप्लोर करके कंसेप्ट को समझ पाएं। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने फ्रैक्शंस के कंसेप्ट को समझाने के लिए जो मैनिपुलेटिव्स यूज किए जा रहे हैं वो है ब्लॉक्स। अब बच्चे को ये ब्लॉक दिखा के समझाया जा सकता है कि ये एक होल है, मतलब 1 पूरा नंबर है। फिर ये ब्लॉक्स दिखा के बच्चा चीजों को एक्सप्लोर कर सकता है कि ये हाफ है, ये 1/4 है, ये 1/8 है, ये 3/4 है। तो ऐसे ब्लॉक्स के साथ खेलकर, उनको मैनिपुलेट करके, उनको एक्सप्लोर कर बच्चा फ्रैक्शन के कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकता है। ऐसे ही एक डॉट पेपर आता है, ये भी एक तरह का मैनिपुलेटिव है। इसमें बेसिकली डॉट्स दी जाती हैं। डॉट पेपर का यूज करके बच्चे सिमेट्री या रिफ्लेक्शन के बारे में अच्छे से सीख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा कि डॉट पेपर में एक फिगर बना दी जाएगी लेफ्ट साइड पे, और आपको उसकी सिमेट्री या फिर रिफ्लेक्शन बनानी है डॉट्स को जोड़कर दूसरी साइड पे। जैसे कि बच्चे ने यहाँ पे डॉट्स को जोड़कर राइट साइड पे सिमेट्री बना दी है। ये बेसिकली एक लेफ्ट साइड की सिमेट्री राइट साइड पे बन गई है। तो ऐसे ही बाकी फिगर्स की सिमेट्री भी बच्चा बना सकता है। तो डॉट पेपर का यूज करके, यानी कि एक ऐसा मैनिपुलेटिव जिसपे डॉट्स बने हो, जिसको कि डॉट पेपर कहा जाता है, उसका यूज करके बच्चे को सिमेट्री या रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट समझाया जा सकता है। क्वेश्चन करते हैं जो कि पास्ट ईयर्स में मैनिपुलेटिव्स के ऊपर आ चुका है। अ टीचर यूजेस द एक्सप्लोरेटरी अप्रोच, यूज ऑफ मैनिपुलेटिव्स and involvement of students in discussion while giving the concepts of mathematics। कि टीचर अपनी क्लास में एक्सप्लोरेटरी अप्रोच यूज करती है, मैनिपुलेटिव्स का यूज करती है, स्टूडेंट्स को डिस्कशन में इन्वॉल्व करती है जब भी वो मैथमेटिक्स के कंसेप्ट के बारे में समझाती है। वो ये स्ट्रैटेजी क्यों यूज कर रही है? डेवलप मैनिपुलेटिव स्किल्स अमंग द स्टूडेंट्स? नहीं, मतलब मैनिपुलेटिव स्किल्स तो होती हैं खराब स्किल्स, मतलब कुछ झूठ बोलना या कुछ शरारत करना। लेकिन मैनिपुलेटिव यूज करके टीचर बच्चों में मैनिपुलेटिव स्किल्स नहीं डेवलप कर रही है, तो पहला ऑप्शन गलत है। क्रिएट अ सर्टेन वे ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग, के बच्चों में एक तरह का थिंकिंग और रीजनिंग का तरीका डेवलप करवाना, ताकि बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप हो। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मैनिपुलेटिव्स यूज करके बच्चे चीजों को खुद से एक्सप्लोर करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, तो उनमें एक क्रिटिकल थिंकिंग और रीजनिंग की स्किल्स डेवलप होती हैं, और आगे जाके उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी डेवलप होती हैं। तो मेरे हिसाब से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही है। अब हम प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं काउंटिंग के, हमें अच्छे से समझने हैं, और एग्जाम में इन पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हम 4 प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रिंसिपल है स्टेबल ऑर्डर प्रिंसिपल, दूसरा है ऑर्डर इररिलेवेंस प्रिंसिपल, तीसरा है 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल, और चौथा है एब्स्ट्रैक्शन। तो हम शुरू करते हैं स्टेबल ऑर्डर प्रिंसिपल से। स्टेबल ऑर्डर प्रिंसिपल कहता है कि this principle means that list of words used must be in the same repeatable order. For example, it is always 1 2 3 4 5 and not 1 2 4 5 3। मतलब स्टेबल ऑर्डर प्रिंसिपल आपका ये कहता है कि आपको जो काउंटिंग करनी है वो एक ऑर्डर में करनी है। मतलब आप 1 2 3 4 5 में ही काउंटिंग करेंगे, आप ऐसे नहीं कर सकते 1 2 4 5 3, क्योंकि फिर तो काउंटिंग गलत हो जाएगी। आपने चीजें 5 गिनी, लेकिन लास्ट में आप 3 ले आए कि 3 चीजें हैं। तो काउंटिंग हमेशा हमें एक स्टेबल ऑर्डर में करनी है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में करनी है, जैसे कि 1 2 3 4 5। अब इन बचे हुए प्रिंसिपल्स के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे। दूसरा प्रिंसिपल है ऑर्डर इररिलेवेंस प्रिंसिपल। ऑर्डर इररिलेवेंस प्रिंसिपल कहता है कि सपोज आपको कुछ चीजें काउंट करनी है, जैसे कि सपोज आपको ये टॉयज काउंट करने हैं। आप किसी भी टॉय से शुरू कर लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, मतलब आप किस ऑर्डर में इन चीजों को गिन रहे हैं, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। जैसे कि पहले आपने हाथी को गिन लिया 1, फिर शेर को 2, फिर बिल्ली को 3, फिर घोड़े को 4। तो आपने हाथी से शुरू किया था, घोड़े पे खत्म किया, आपका आंसर 4 आया।
अब चाहे आप घोड़े से शुरू कर लीजिए, 1, हाथी को 2, चीते को 3, बिल्ली को 4। तो आपने घोड़े से शुरू किया, बिल्ली पे खत्म किया, आपका आंसर फिर 4 आ गया। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप कहां से शुरू कर रहे हैं और कहां खत्म कर रहे हैं, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा, और यही ऑर्डर इररिलेवेंस प्रिंसिपल कहता है। नेक्स्ट है 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल कहता है कि हमें हर ऑब्जेक्ट को सिर्फ एक ही बार काउंट करना है। कुछ लोग एक ऑब्जेक्ट को 2 बार काउंट कर लेते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5। उन्होंने हाथी को यहां पे 2 बार काउंट कर लिया, तो ये गलत है। 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल कहता है कि हमें हर चीज को एक ही बार काउंट करना है। आपको ये लग रहा होगा कि ये प्रिंसिपल्स बहुत बेसिक हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है, वो कहीं ना कहीं इनमें गलतियां कर जाते हैं। ठीक है, तो हमें ये प्रिंसिपल याद रखना है कि 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब कि हर ऑब्जेक्ट को सिर्फ एक बार गिनना है। नेक्स्ट है अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि हमें काउंटिंग को ऑब्जेक्ट यूज करके नहीं करनी चाहिए। अब कई बच्चे काउंटिंग कैसे करते हैं, एक हाथी, एक घोड़ा, एक चीता, एक बिल्ली, मतलब वो ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करके काउंटिंग करते हैं कि हाथियों की काउंटिंग अलग करेंगे, बिल्लियों की अलग, घोड़े की अलग, चीते की अलग, मतलब वो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक काउंटिंग कर रहे हैं, लेकिन ये गलत है। अब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि जो हमें काउंटिंग करनी है वो ऑब्जेक्ट्स के रेफरेंस में नहीं करनी है कि हाथी, बिल्ली, चीता, घोड़ा। हमें सिर्फ ओवरऑल काउंटिंग करनी है कि 1, 2, 3, 4, कि चाहे ये बिल्ली है चाहे हाथी है, लेकिन हमारे लिए ये एक चीज काउंट करती है। और अब्स्ट्रैक्शन का मतलब यही होता है कि हमें काउंटिंग करते हुए ये नहीं देखना है कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, बस ऑब्जेक्ट है तो उसको काउंट कर लो। अब एक पास्ट ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग के ऊपर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगर आपको कंसेप्ट समझ आ चुका है। A teacher of class 1 asks a student to count the total number of objects in a collection of pens, erasers and sharpeners। कि एक क्लास 1 के टीचर को एक क्लास 1 के बच्चे को टीचर कहती है कि आप इन ऑब्जेक्ट्स को काउंट कीजिए, और उनको काउंट करने के लिए कुछ पेन्स, इरेजर्स और शार्पनर्स दे देती है। बच्चा उन ऑब्जेक्ट्स को एक लाइन में लगा लेता है और फिर काउंटिंग इस तरह से शुरू कर देता है कि 2 पेन है, 5 इरेजर्स हैं, 3 शार्पनर्स हैं, इंस्टेड ऑफ 10 ऑब्जेक्ट। तो बच्चा मतलब यहाँ पे टोटल ऑब्जेक्ट्स काउंट करने की बजाय कि टोटल 10 ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वो पेन हो, शार्पनर हो या इरेजर्स हो, बच्चा काउंट किस तरह करता है, ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक, कि 2 पेन है, 5 इरेजर्स हैं, 3 शार्पनर्स हैं। इन विच प्रिंसिपल या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग डू यू थिंक द स्टूडेंट इज फेसिंग डिफिकल्टी? कि बच्चा ऐसा करते हुए काउंटिंग के कौन से प्रिंसिपल को गलत यूज कर रहा है या उसमें डिफिकल्टी फेस कर रहा है। देखिए, अब बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, मैंने आपको अभी बताया था कि अब्स्ट्रैक्शन का प्रिंसिपल कहता है कि आपको जो काउंटिंग करनी है वो ऑब्जेक्ट्स के रेफरेंस में नहीं करनी है, कि ऑब्जेक्ट चाहे जो भी हो, चाहे हाथी हो, चाहे चीता हो, वो आपके लिए एक ऑब्जेक्ट है और आपको उसको एक काउंट करना है। और इसी तरह यहाँ पे बच्चे के सामने जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो पेन, इरेजर और शार्पनर्स की फॉर्म में है। तो अगर बच्चा इसको ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक काउंट करेगा कि 2 पेन है, 3 इरेजर हैं, 5 शार्पनर हैं, तो यहाँ पे बच्चा अब्स्ट्रैक्शन के प्रिंसिपल में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है, और इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कि बच्चा अब्स्ट्रैक्शन के प्रिंसिपल को सही से नहीं लगा रहा है। चलिए गाइज, थैंक यू। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगेन, अगर